नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस 17वीं ज्योग्राफी की ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षाओं में भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा है। अब भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित एक टॉपिक, हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया, उसका हम एक वीडियो और बनाते हैं, सुनामी। ये बड़ा ही प्रचलित वर्ड है सुनामी। सुनामी नाम से ही हम समझ जाते हैं कि समुद्रों में आती ऊंची ऊंची लहरें। जैसे ज्वार भाटा के दौरान समुद्र का जल ऊपर उठता है और ऊपर उठने से वो किनारे तक आ जाता है, तो ज्वारीय लहरें जो है किनारे तक पहुंच जाती हैं। उसी तरीके से ये सुनामी भी लहरें हैं और ये किनारे तक आ जाती हैं। लेकिन जो सुनामी लहरें हैं वो ज्वारीय लहरों से अलग होती हैं, ठीक है। और ना तो ये भूकंपीय लहरें हैं ना ये ज्वारीय लहरें हैं। हाँ, भूकंप जनित लहरें जरूर हैं, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो भूकंप से होती है, ठीक है। और ज्वारीय लहरों की जो उत्पत्ति होती है वो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण होती है ना। तो ज्वारीय और भूकंपीय जो लहरें हैं ये उनसे थोड़ी सी अलग है। जो सुनामी लहरें की चर्चा पर थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए, इसकी जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है वो सुनामी है, लेकिन इसमें टी साइलेंट रहता है। टी लेटर जो है साइलेंट रहता है और इसमें इसको सुनामी ही पढ़ते हैं। एक्चुअली इसको वास्तव में जो जैपनीज भाषा में वो श्यू ना और मी ऐसे लिखते हैं, स्यूनामी। ये है जापान की भाषा में ये वर्ड है, क्योंकि जापान जो है समुद्र एक द्वीपीय देश है और जापान में इन तरंगों को हार्बर वेव्स भी कहते हैं। हार्बर वेव्स भी कहते हैं वहां पर, है ना। और इनको जो है टाइडल वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये एक्चुअली नाम क्यों दिए जाते हैं जापान के अंदर? जापान की बात कर रहे हैं हम यहाँ। जापान के अंदर ये दोनों नाम क्यों दिए जाते हैं कि हार्बर जो है वो जलपोत है, समुद्री यान जहाँ पर खड़े होते हैं, जलयान जहाँ पर खड़े होते हैं, बस स्टैंड है, ये समुद्री जहाज़ों का स्टैंड है, ठीक है। पत्तन भी इसको कहते हैं, समुद्री पत्तन, ठीक है। तो हार्बर वेव्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन तरंगों के कारण जो जलपोत हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जलपोत पर, तो इसलिए इनको हार्बर वेव्स कहते हैं। हार्बर का मतलब जलपोत, ठीक है। जापान के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। और टाइडल वेव्स भी इनको कह देते हैं क्योंकि ये जो है ज्वार भाटा की तरह तरंगें आती है, तो इसलिए टाइडल वेव्स भी इनको कहा जाता है। हालांकि टाइडल वेव्स नहीं है, ये केवल जापान की बात कर रहा हूं मैं। भारत में तो इनको सुनामी ही कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इनके परिचय की बात करें, अगर परिचय दें हम इसका, तो हम इसको कैसे वर्णित करेंगे कि समुद्र तट पर आती बड़ी समुद्र तट पर आती बड़ी लहरें, हम शब्दों में ऐसे व्यक्त इनको करेंगे कि समुद्र तट पर आती बड़ी लहरें। और ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो ज्वारीय तरंगें हैं, ज्वारीय लहरें जो हैं उनसे अलग होती हैं सुनामी लहरें। सुनामी लहरें अलग होती हैं, क्यों? क्योंकि ज्वारीय तरंगें क्यों आती हैं?
सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से, सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से, जब ज्वार भाटा पढ़ाएंगे हम तब विस्तार से चर्चा करेंगे। सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से और पृथ्वी के घूर्णन के कारण, दोनों ही कारण से ज्वार और भाटा आते हैं। तो ज्वारी लहरें इस कारण से आती हैं, लेकिन जो सुनामी जो लहरें हैं वो भूकंप से आती हैं, भूकंप के कारण आती हैं। अब भूकंप के कारण आती हैं तो इसका मतलब भूकंपी लहरें हैं क्या? ये भूकंपी लहरें नहीं है। भूकंपी लहरें कौन सी होती हैं? प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, धरातलीय, ये तरंगें जो हैं ये कहलाती हैं सुनामी, सॉरी भूकंपीय तरंगें, ये कहलाती है भूकंपीय तरंगें। ठीक है, लेकिन सुनामी क्या है? ये भूकंपीय तरंग नहीं है, ये भूकंप जनित तरंगें हैं। ठीक है, भूकंप जनित तरंगें हैं। भूकंपीय तरंगें तो कौन सी होती हैं? भूकंपीय तरंगें तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक वेव्स होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भूकंप जनित तरंगें जो है सुनामी कहलाती हैं। अब इसके साथ साथ देखिए कई टर्म्स हैं, लहरें, धाराएं, प्रवाह, समुद्र में ये गतियां हैं, समुद्री जल की गतियां हैं, ये सब क्या है? समुद्र जल की गतियां, समुद्र जल की गतियां हैं। ये समुद्र का जल गति करता है इन सब फॉर्मेट में, या तो ज्वारीय लहरों के रूप में, सुनामी लहरों के रूप में, सामान्य लहरें आती हैं उनके रूप में, धाराओं के रूप में, प्रवाह के रूप में। अब देखिए ये कैसे कैसे जन्म लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं आपको शॉर्टकट में, कि जो लहरें होती हैं वो पवन के कारण आती है, पवन के कारण आती है लहरें। और जो धाराएं हैं, धाराएं लवणता में फर्क होता है, लवणता में अंतर होने के कारण, लवणता में अंतर के कारण। और जो प्रवाह होता है वो प्रवाह इसलिए होता है, वो पवन के कारण होता है, लेकिन लहरों के मुकाबले ये बड़े एरिया को कवर करता है। पवन के कारण होता है लेकिन बृहद क्षेत्र में जल की गति होती है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रोशनी में बढ़ा देता हूं, रोशनी थोड़ी सी कम है, अब आपको थोड़ा ठीक दिख रहा होगा। तो ज्वारी लहरें सूर्य चंद्रमा के कारण, सुनामी लहरें भूकंप के कारण, भूकंप जनित तरंगें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना, ये भूकंपीय तरंगें नहीं है, भूकंप जनित है, ये ध्यान रखना। और लहरें जो है पवन के कारण आती हैं, हवा जो है समुद्र जल को धक्का देता है और वो लहर के रूप में पानी आगे बढ़ने लगता है। धाराएं लवणता के कारण, जहां लवणता ज्यादा होती है समुद्र जल में, वहां का जल भारी होकर के नीचे बैठ जाता है, और जहां लवणता कम होती है, यानी कि जहां वर्षा ज्यादा हो रही होगी, मीठा जल आता होगा या बर्फ पिघल करके पानी आता होगा जिन क्षेत्रों में, समुद्रों में, तो वहां पर लवणता कम होगी तो वो जल की सतह ऊंची होगी, तो ऊंची सतह से नीची सतह की तरफ पानी अपने आप खिसकने लगेगा। अधिक लवणता के कारण जल नीचा हो जाएगा, जल की सतह, और कम लवणता के कारण जल की सतह ऊपर होगी, तो ऊंची सतह से नीची सतह की ओर जल का विस्थापन होगा, तो ये कहलाता है धाराएं। और प्रवाह पवन के कारण होता है, बहुत बड़े एरिया को पवन जो है बहा करके अपने साथ लेके जाती है। हालांकि लहरें, धाराएं, प्रवाह जब आगे पढ़ेंगे ना समुद्र विज्ञान में, इनकी विस्तार से चर्चा हम करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ इसको। अब सुनामी में परिचय हो गया और समुद्र की जो गतियां हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने कर ली। धाराओं में, सुनामी में, प्रवाह में, इनमें सब क्या अंतर है हमने चर्चा यहाँ कर ली। अब देखिए थोड़ी सी तथ्यों पे आते हैं, अपन तथ्यों पे चर्चा करते हैं, यहाँ फैक्ट्स के ऊपर आते हैं कि
सुनामी क्या है? समुद्री जल में हलचल है, हलचल है। अब ये हलचल है तो हलचल कैसी हलचल है? जितने भी प्रकार की हलचल होती है समुद्र में, चाहे धारा के रूप में, प्रवाह के रूप में, लहरों के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में, उन सब हलचलों के अंदर, समुद्री हलचलों में सबसे खतरनाक, ठीक है, पहली बात समुद्री हलचलों में सबसे खतरनाक। दूसरी बात, इसमें समुद्री जल जो है तली तक गति करता है, तली तक गति करेगा। लहरों में, धाराओं में क्या होता है कि समुद्र का जल ऊपरी भाग में गति करता है, नीचे गति नहीं करता समुद्र का जल। नीचे तो स्थिर रहेगा समुद्र का जल, केवल ऊपरी भाग में गति करेगा। लेकिन सुनामी के अंदर, क्योंकि ये भूकंप जनित हैं, भूकंप समुद्र की तली में नीचे गहराई में आते हैं, उनसे इनका जन्म होता है, तो पूरे समुद्र के जल में तली तक मूवमेंट होगा, पूरे जल के अंदर। तो समुद्र जल तली तक गति करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत, ठीक है। और धाराओं में और लहरों में ऊपर ऊपर मूवमेंट होता है, और यहाँ पूरे जल में मूवमेंट होता है। अच्छा, इनकी जो गति है वो आधी पृथ्वी तक, यानी कि 180 डिग्री देशांतर तक इनकी जो गति है। देखिए ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी पर अगर यहाँ भूमध्य रेखा पर मान लो कोई सुनामी आती है, यहाँ पर इस जगह पर कोई सुनामी आती है, तो ये पूरी पृथ्वी का मूवमेंट होगा इसका, यानी कि 180 डिग्री देशांतर तक ऐसे घूम करके 180 यहाँ tक आ जाएंगे। ये आधी पृथ्वी का चक्कर लगा लेती है ये तरंग, इतनी खतरनाक होती है। इनमें जो लहरों की जो सीमाएं हैं, लहरों की जो गति की बात करता हूं, गति है वो 600 से लेकर के 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड होती है। अब देख लीजिए कितना खतरनाक इसकी गति होती है। 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक इसकी गति होती है। और देखिए खुले सागरों में इनकी जो लहरें होती हैं, खुले सागरों में जो लहरें होती हैं 1 मीटर ऊंची होती हैं, 1 मीटर ऊंची होती हैं, लेकिन किनारों पर आकर के जो लहरें होती हैं उनमें एकदम से वृद्धि हो जाती है और वो 10 से 15 मीटर ऊंची हो जाती हैं, 10 से 15 मीटर ऊंची हो जाती है। देखिए कितनी खतरनाक बात हो गई है कि गहराई में, क्योंकि जल बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर 1 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं, और जैसे ही उथले क्षेत्र में, किनारों के क्षेत्र में आना शुरू हो जाती हैं, तो इनकी जो है गति बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, और लहरों की ऊंचाई जो है 10 से 15 मीटर तक हो जाती है। आपको शायद याद हो कि भारत में सुनामी का जो प्रकोप था वो 26 दिसंबर 2004 को प्रभाव आया था। उसमें क्या था कि जो बर्मा प्लेट है, बर्मी प्लेट जो है, उस प्लेट पर सुनामी का, भूकंप का केंद्र था, वहां से समुद्री क्षेत्र में, वहां से वो सुनामी उठी थी। तो उस सुनामी के कारण कई देश 2004 में आया था, उसमें कई देश जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका और भारत, ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे देश। देखिए मैं आपको बता देता हूँ लोकेशन। जैसे ये इंडिया है और ये बर्मी प्लेट है, यहाँ पर फिलीपींस, इंडिया,
श्रीलंका। तो उसका केंद्र ये था बर्मी प्लेट, बर्मी प्लेट पे था ये बर्मी प्लेट, यानी बर्मा के कारण बर्मी प्लेट इसको कहा गया है। तो बर्मी प्लेट पर था, तो इसके कारण जो क्षति पहुंची थी ये तो सबसे ज्यादा ये तबाह हो गए थे। बहुत ज्यादा सारे द्वीप समूह, इंडोनेशिया के द्वीप समूह थे वो, सुमात्रा, जावा, ये सारे हो गए थे। और फिलीपींस में भी आया था, श्रीलंका के तट पर, भारत के तमिलनाडु तट पर बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ था। ये 2004 में जो आया था ये स्थिति थी उस समय पर सुनामी की, ये 2004 में जब आया था। ठीक है, तो देखिए इस सुनामी के कारण सबसे ज्यादा जो क्षति पहुंची थी इंडोनेशिया में, इसमें लाखों लोग खत्म हो गए थे, लाखों लोग मर गए थे। समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरों की बस्तियां बर्बाद हो गई थी, जलयान बर्बाद हो गए, जलपोत बर्बाद हो गए, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, है ना। और देखिए एक बार इसके शॉट ले लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं मिटा देता हूँ। तो ये इन देशों में, 4 देशों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन 11 देश इससे प्रभावित हुए थे उस समय पर। 11 देश प्रभावित हुए थे इससे बहुत ज्यादा सुनामी के कारण। सुनामी का मुख्य कारण भूकंप होता है, ठीक है, संपूर्ण जल में गति होती है। एक बार देखिएगा, सदी का सबसे बड़ा जो आया था, सदी की सबसे बड़ी सुनामी की बात करें हम, सदी की सबसे बड़ी सुनामी की बात करें तो देखिए ये आई थी 11 मार्च 2011 में। कहां पर? जापान में। 11 मार्च 2011 में जापान में आई थी इस सदी का सबसे बड़ी सुनामी। और इस सुनामी की थोड़ी सी चर्चा करें तो देखिए फुकुशिया दाइची एक परमाणु संयंत्र है। कहां का? जापान का। एक परमाणु संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा यहाँ से प्राप्त की जाती है। यहाँ पर पानी घुस गया था सुनामी का और यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ था, मशीनों को भी और जो यंत्र थे, संसाधन थे। तो यहाँ पर क्या हो गया था, रेडियो एक्टिव तत्वों का रिसाव हो गया था। और जब रिसाव हो गया था ना, तो रिसाव होने से खतरा बढ़ गया था। वहाँ पर बड़ी मुश्किल से इसकी रिकवरी की गई थी। अगर ये विशाल आकार ले लेता ना तो जापान को समाप्त भी कर सकता था, ये तटवर्ती क्षेत्रों को समाप्त कर सकता था। तो देखिए इसी जगह पर ये 11 मार्च की घटना हुई थी और इसी जगह पर 14 मार्च 2011 को क्या हो गया था, हाइड्रोजन विस्फोट हो गया था। हाइड्रोजन विस्फोट हो गया था यहीं पर। ये खाली संयंत्र से रिसाव के कारण ही नहीं, ये विस्फोट भी हो गया था। इसलिए इस 11 मार्च 2011 को जाना जाता है। और इसमें क्या हो गया था कि जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जो है इस हाइड्रोजन विस्फोट के कारण अपनी धुरी से 4 इंच, पृथ्वी अपनी धुरी से 4 इंच हट गई थी, 4 इंच हट गई थी। और पृथ्वी की जो गति जो है वो 1.6, पृथ्वी की जो गति थी वो 1.6 माइक्रो सेकेंड बढ़ गई थी। पृथ्वी की गति कितनी बढ़ गई थी? 1.6 माइक्रो सेकेंड। तो इस प्रकार से इतनी खतरनाक इसका प्रभाव था, इतना खतरनाक प्रभाव था सुनामी का। ठीक है, ये घटना मैंने आपको बताई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे और चीजों को बताता हूँ। अब इतना खतरनाक है ये, तो क्या इसके उपाय नहीं किए जा रहे? क्या कुछ इसके रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? या इसकी खतरनाक जितना है या इससे डर के बैठे हुए हैं हमारे वैज्ञानिक? हमारे वैज्ञानिकों ने प्रयास भी किए हैं, उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं दी हैं, कुछ संयंत्र स्थापित किए हैं। तो देखिए प्रयास किए हैं कुछ, और वो प्रयास क्या है, तो प्रयासों की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। एक तकनीकी है डार्ट, इसको डार्ट मतलब है डीप ओशन
assessment, deep ocean assessment and that deep ocean assessment and reporting of tsunami. डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, ये एक तकनीकी है, ये एक तकनीकी है। इसके माध्यम से क्या होता है, 8 घंटे पहले किसी स्थान पर 8 घंटे पहले किसी स्थान पर सुनामी आने की सूचना मिल जाती है। 8 घंटे पहले सूचना मिल जाती है इस तकनीकी के द्वारा, ठीक है। और इस तकनीकी के 2 हिस्से हैं। देखिए ये तकनीक के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, ये क्या है एक्चुअली। इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा इसका सोनामीटर है और दूसरा हिस्सा इसका जो है वो सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग है। सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग है, ये 2 इसके पार्ट किए गए इस टेक्निक के। तो सुनामी मीटर और सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब देखिए, अब इनमें भी देखिए, इनमें भी बता देता हूं क्या है मामला। कि जो सुनामीटर है ये भूकंप की तीव्रता बताता है। भूकंप के कारण आती है ये, तो ये क्या काम करता है, भूकंप की तीव्रता बताता है। और जो सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग है ये क्या करता है, ये इनकी सूचना भेजता है। अब ये कहां पर भेजता है, सूचना कहां पर भेजी जाती है, ये भेजी जाती है वार्निंग सेंटर पर। वार्निंग सेंटर पर ये सूचना कहां भेजी जाती है, वार्निंग सेंटर पर। तो ये डार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब भारत के तटीय क्षेत्र में भी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा करके और बताता हूं आगे। भारत के तटीय क्षेत्रों में भी देखिए प्रयास किए गए, क्या प्रयास किए गए हैं। भारत के तटीय क्षेत्र में, भारत के तटीय क्षेत्र में क्या किया गया है कि डीएसआर सिस्टम को लगाया गया है। अब डीएसआर सिस्टम को क्या कहते हैं, एक्सपर्ट डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम। एक्सपर्ट डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम, एक्सपर्ट डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम, डीएसआर को लगाया गया भारत के तटीय क्षेत्र में। और ये डीएसआर क्या करता है, इस डीएसआर के अंदर क्या शामिल किया गया है, भूकंप के केंद्रों की जानकारी, भूकंप के केंद्रों की जानकारी, भूकंप के केंद्रों की जानकारी, इसके अलावा ज्वार भाटा की जानकारी और एक महत्वपूर्ण बीपीआर की जानकारी। बीपीआर क्या है, बॉटम प्रेशर रिपोर्ट, यानी कि तली पर कितना प्रेशर है उसकी जानकारी इसमें दी जाती है। तो भारत के तटीय क्षेत्र में डीएसआर लगा गया है, डीएसआर एक्सपर्ट डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं कि भूकंप के केंद्रों का पता लगाया जाएगा समुद्री क्षेत्रों में, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, केवल समुद्री क्षेत्रों की बात हो रही है यहाँ, सुनामी समुद्रों में आती है, ठीक है। तो भूकंप के केंद्रों का पता लगाया जाएगा, कहाँ भूकंप आ रहा है, ज्वार भाटा की स्थिति का पता लगाया जाएगा। और बीपीआर के बॉटम पर कितना प्रेशर है, समुद्री प्रेशर कैसा कि समुद्री जल जो है सतह पर वो मूवमेंट कर रहा है, तो उस मूवमेंट से प्रेशर का पता चलता है कि किस प्रेशर से मूवमेंट हो रहा है, पर उससे सुनामी के स्वरूप का पता चलता है, ठीक है।
तो इसको मैं मिटा देता हूँ, पर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। एक और तथ्य है कि अक्टूबर 2007 से भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली कार्य करने लगी है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, सुनामी चेतावनी प्रणाली भारत में अक्टूबर 2007 से कार्य करने लगी है। और इसमें सुनामी आने से पहले चेतावनी दी जाती है कि उस क्षेत्र में इतने टाइम पर भूकंप आएगा, तो जो किनारों की, जो मछुआरों की या तटीय जो मरीन बस्ती हैं, मुंबई वगैरह में बहुत बस्तियां हैं, या साउथ इंडिया में तटीय क्षेत्रों में बस्तियां हैं, उनको खाली कराने के प्रयास किए जाते हैं स्थानीय प्रशासन द्वारा सूचना मिलने पर। और देखिए, विश्व स्तर की बात कर रहा हूं मैं, विश्व स्तर पर पैसिफिक सुनामी, क्योंकि सबसे ज्यादा सुनामी कहां आती है? पैसिफिक ओशियन के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर। और पैसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम विश्व स्तर पर ये लगाया गया है। और इसमें अमेरिका और जापान जैसे जो प्रशांत महासागर तटीय देश हैं, उनकी सक्रियता है। रूस भी इसमें शामिल है, चाइना शामिल है इसमें। और इस सिस्टम के अंदर प्रशांत महासागर के अंदर आने वाले सुनामी से संबंधित प्रत्येक गतिविधि का ध्यान रखा जाता है और समय पर सूचना दी जाती है। इसका जो कार्यालय है वो हवाई में होनोलुलु में है। होनोलुलु प्रधान कार्यालय है, कहां पर है? पैसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम का वो हवाई में है, होनोलुलु। ठीक है। अब ये तो साधारण तथ्य मैंने जो भी थे एग्जाम के अंदर आते हैं, ज्यादातर बच्चों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, इसलिए मैंने जल्दी ये बताए हैं आपको। अब इसके कारण की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि ये भूकंप जनित है सुनामी, और भूकंप जनित है तो आते ही क्यों हैं? भूकंप ही क्यों आते हैं, है ना? तो देखिए, अब कारण तो वही सब है कि ज्वालामुखी के क्या कारण है या भूकंप के क्या कारण है, वही सुनामी के कारण है। सुनामी भूकंप के कारण आते हैं, है ना? भूकंप किस लिए आते हैं? कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी भूकंप आ जाते हैं, तो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, पिछले वीडियोज में मैं बता चुका हूँ कि भूकंप के कारण भी सुनामी आ जाएगी, ज्वालामुखी के कारण भूकंप आएगा, उससे सुनामी आ जाएगी, भूस्खलन हो जाएगा, उससे भी सुनामी आ जाएगी, उल्कापात होगा, उल्का गिरेगी ऊपर से, उससे भी सुनामी आएगी, है ना? परमाणु परीक्षण होंगे, उससे भी सुनामी आएगी। ये समुद्र के क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। समुद्र क्षेत्र में भूकंप आएगा तो सुनामी आ जाएगी, ज्वालामुखी विस्फोट होंगे तो जल में मूवमेंट होगा तो सुनामी आ जाएगी। समुद्र के किनारे बहुत बड़ी मात्रा में कोई ऊपरी पहाड़ से, रॉकी या एंडीज पर्वत से कोई बहुत बड़ा मलबा गिरता है समुद्री क्षेत्र में जाकर के, उससे भी आ जाएंगे, है ना? ऊपर से कोई मेटेओर्स गिरता है, कोई उल्का गिरता है, ऊपर से उल्कापात होता है, वो समुद्र में आकर के गिरता है, तो उससे भी सुनामी आएगी। या परमाणु परीक्षण समुद्र तटीय क्षेत्रों में, सबमेरीन रीजन्स के अंदर जब एटॉमिक टेस्ट किए जाते हैं तो उससे भी सुनामी आती है। लेकिन मूल कारण क्या है? सुनामी आने का मूल कारण है भूकंप। ठीक है। और ये भी गौण कारण वैज्ञानिकों ने बताए हैं। ठीक है। अब इसके बाद में ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ प्रभावों के ऊपर, फिर उसके बाद इस टॉपिक को अपन समाप्त कर देंगे। प्रभाव की बात करें तो क्या क्या प्रभाव इसके हो जाते हैं? तो देखिए,
प्रभाव कहाँ होंगे सुनामी के? समुद्र तट पर, समुद्र तट पर, क्योंकि सुनामी कहाँ आती है? समुद्र के किनारे, तो प्रभाव भी समुद्र तट पर ही होंगे। ठीक है, तो समुद्र तट पर प्रभाव होंगे तो देखिए क्या क्या नुकसान होंगे। पहली बात, मैंग्रोव वन जो है वो समाप्त होंगे, समुद्र किनारे होते हैं। दूसरा, तटीय ज्वारीय वन, उनको क्षति पहुंचती है। तीसरी बात, मरीन नेशनल पार्क जो होते हैं, नेशनल पार्क जो होते हैं उनको क्षति पहुंचेगी। चौथी बात, तटीय मछुआरों की बस्तियां समाप्त होंगी। तटीय नगर समाप्त हो जाएंगे। बंदरगाहों को क्षति पहुंचेगी। तो ये ऐसे कुछ प्रभाव है, क्योंकि समुद्र के तट पर ही प्रभाव इनका ज्यादा होता है। भाई आते ही समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी लहरें समुद्र के किनारे आएंगी, है ना। तो इस तरीके से ये, अच्छा कई बार ऐसा होता है सुनामी आई और वो बाढ़ का पानी जो है, बाढ़ आती है तरीके से, बाढ़, भाई तटीय क्षेत्र में बाढ़ ही आएगी। जब सुनामी एकदम से जल प्रवेश करेगा तो बाढ़ आ जाएगी तटीय क्षेत्रों में। तो बाढ़ जो है, फिर बाढ़ का पानी महामारी को फैलाता है। सुनामी आने के बाद में शांत हो जाएगी, लेकिन बाढ़ का पानी महामारी फैलाता है। तो ये कुछ जनरल मैंने प्रभाव बताए हैं कि मैंग्रोव के वन, सुंदर वन है ना अपने बंगाल की खाड़ी में, सुंदर वन है ना, तो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये नुकसान इतना सारा सुनामी के कारण होता है। अब अगर विश्व वितरण की बात करें तो ये विश्व वितरण की देखिए शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। विश्व वितरण की बात करें तो देखिए, तो सबसे ज्यादा या तो उत्तरी अमेरिका के तट पर आएंगे, यहाँ सुनामी का जो प्रभाव है ना, सबसे ज्यादा जो प्रभाव होगा, मैं प्रभाव की बात कर रहा हूँ, विश्व पटल पर सबसे ज्यादा प्रभाव जहाँ सुनामी का होता है उस वितरण की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर होगा, या चिली के पास में बहुत ज्यादा इसका रहता है, या यहाँ पर ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के किनारों पर भी नुकसान हुआ है, यहाँ पर भी नुकसान होता है कई बार सुनामी के कारण, है ना। और पूरे जापान के एरिया में नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। फिलीपींस, इंडोनेशिया के क्षेत्र में, भारत के तमिलनाडु तट पर, ये विश्व में वही क्षेत्र है जहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में, यहाँ न्यूजीलैंड में, ये क्षेत्र है जहाँ पर सुनामी का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, ये विश्व के सुनामी प्रभावित क्षेत्र है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो विद्यार्थियों, ये आज मैंने जल्दी शॉर्ट में आपको सुनामी के बारे में बताया है। सुनामी किन कारणों से आते हैं, और विशेष जो बात है सुनामी के लिए वो ध्यान रखेंगे कि सुनामी जो है भूकंप जनित तरंगें हैं, ना कि ये भूकंप की तरंगें, ठीक है। और इसके अलावा एक लास्ट आपको मैं और चीज़ बता देता हूँ कि जो तरंग धैर्य होती है, मैं तरंग धैर्य के बारे में बताऊंगा जब समुद्री लहरों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा।
जो तरंग दैर्घ्य होती है इसकी बहुत ज़्यादा होती है सुनामी लहरों की तरंग दैर्घ्य, ठीक है। कई बार तो 160 किलोमीटर तक होती है इसकी तरंग दैर्घ्य, है ना। तो आज ये सुनामी वाला टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।